हेलो स्टूडेंट्स, आज बारी है रेप्लिका 5 की। अब रेप्लिका 5 के अंदर नए 45 क्वेश्चंस है जो आपके पास में एनटीए का न्यू पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। और इस वीडियो के अंदर आपके पास में जो 45 क्वेश्चंस है किस चैप्टर से लिए गए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन नंबर है और किस टाइम ड्यूरेशन पे है। और बाकी इसके बाद में एक रेप्लिका आपको और मिलेगी जिसके अंदर भी 45 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल 6 रेप्लिका आपकी हो चुकी होगी आज के 2 दिन बाद तक। और इनमें लगभग 250 क्वेश्चंस हैं और 250 क्वेश्चंस में से श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस नीट 2026 के जो एक्चुअल पेपर होगा उसमें जरूर मिलेंगे देखने को। तो देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस कौन से हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46। अब क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखे हैं, आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। इसमें से क्या बताना है अपने को, इसके अंदर से अपने को बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो दे रखा है आपको कि आपको इसके अंदर क्या करना है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बताना ऑक्सीजन का। अब इसमें देखते ही आपको पता चल गया होगा, देखो यहाँ पर ये क्या हो रखा है, 1s2 तो है लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ है। तो सेम स्पिन के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि पाउली ने क्या बताया था अपने को कि आपके कोई सा भी ऑर्बिटल हो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसका जो स्पिन होगा वो क्या होगा, 100% अपोजिट होगा। तो इस वजह से जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा अपने पास में है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एक आपके पास 5 से 7 में हो रहा, एक 6 से इन्फिनिटी। और इनका क्या पूछा है, डेल्टा ई, मतलब डिफरेंस पूछा है एनर्जी का। तो आपको मैंने पीछे एक रेप्लिका में क्वेश्चन भी दिया था, उसमें मैंने कहा था कि जैसे जैसे एन इंक्रीज होगा, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर ये इंक्रीज होगा तो वहां पे क्या होगा, जो आपकी डेल्टा है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। एन बढ़ने के साथ डेल्टा ई क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। तो इस केस में क्या करना, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको लोअर एनर्जी स्टेट चेक करना है दोनों का। तो फर्स्ट वाले का जो लोअर एनर्जी स्टेट है वो क्या है आपके पास में, अगर देखें तो इसमें लोअर एनर्जी स्टेट है 5 और इसका लोअर एनर्जी स्टेट है 6। तो दोनों में से लो वैल्यू किसकी है, 5 वाले की। तो 5 वाले का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, 6 वाले से। तो इस तरीके से ये ऑर्डर क्या होगा आपका, बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हो गया सही। फिर थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में क्या दे रखी है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आपको बताने हैं। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होगा, रेडियल नोड इक्वल टू होता है, अगर आपको याद हो, n माइनस एल माइनस 1, n माइनस एल माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए 4d के लिए अगर आप फाइंड आउट करोगे तो इसका 4 हो गया, तो 4 माइनस एल आपका 2 है, फिर माइनस 1, तो कितना आ गया, इसके लिए 1 आ गया। 3p का अगर फाइंड आउट करोगे तो इसका भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। और फिर 2p के अंदर 0, 1s में भी 0, तो यहाँ पर भी ऑर्डर क्या हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, आप यहाँ से देख सकते। अगला आपके पास में है कि मैग्नीज और आयरन के अंदर आपको क्या बताने हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिनका m 0 हो। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताने m इक्वल टू 0 के, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर क्या करना है अपने को, सिंपल सा है कि आप इसके अंदर अगर बात करें तो मैग्नीज के अंदर भी 3d5 और आयरन के अंदर आपके पास मिलेगा 3d6। ठीक है, अब अगर आपने देखा होगा तो जैसे मैंने डी ऑर्बिटल बना दिया इस तरीके से, तो इसके अंदर यहाँ से लिखोगे -2, फिर -1, 0, +1, फिर आपके पास में है +2। ये कॉन्फ़िगर इस तरीके से चलेगा। तो अब यहाँ से इसमें देखो डी के अंदर ये 5 अगर बढ़ते हैं तो ये लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन है किसके पास, मैग्नीज के पास, जिसका m 0 होगा। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो इसके लिए d6 में, तो d6 में एक और भर दो तो भी आपके पास 1, मतलब आयरन हो चाहे मैग्नीज हो, दोनों के पास में डी के अंदर m इक्वल टू 0 वाला एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, बराबर होगा, जबकि यहाँ क्या दिया कि मैग्नीज के पास ज्यादा होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपके पास कौन कौन से स्टेटमेंट सही हुए, सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 47 की। तो 47 के अंदर देखो जी क्या दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ट्रेंड ऑफ मेंशन प्रॉपर्टी या स्टेटमेंट। ये 4 आपके पास स्टेटमेंट दे रखी होगी या प्रॉपर्टी दे रखी होगी, उनको आपको चेक करना, बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट वाले अपने को छाड़ने। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले दे रखा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो भैया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की खासियत है कि उनका एनएस और जो एनपी है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इनकम्प्लीट।
मतलब आपके पास में इसमें कौन कौन आ सकता है, ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव में नहीं आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे देखो ये क्या दे रखी है, नियोन दे रखी है। नियोन तो आपका ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करता है, क्योंकि इसका तो फुलफिल्ड है आउटर सेल। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग। दूसरा अपने पास में CO प्लस N2O, ये क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड से, बिल्कुल सही है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड और जो N2 है दोनों ही न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया अपना, सेकंड जो पार्ट है ये हो गया सही। अगला पार्ट करें कि मैनलीफ जो इनमें, अच्छा मैनलीफ ने एक्यूरेट बैरोमीटर के बारे में बताया था। ये NCERT की लाइन मैंने पिक करी है, आप NCERT में डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये भी आपका पार्ट सही होगा, थर्ड वाला भी। फोर्थ क्या दे रखा है, फोर्थ आपने लिखा है कि यहाँ पर आपके पास में अगर आप किसी न्यूट्रल गैसेस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या होगा कि वो वाला जो पार्ट आपके पास में वो प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। ऑलवेज एक्सोथर्मिक नहीं, ऑलवेज एक्सोथर्मिक नहीं होता। नाइट्रोजन हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और आपके पास में नोबल गैसेज हो गई, इनके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन है वो भी क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो ऑलवेज नहीं आ सकता, मोस्टली आप बोल सकते हो। तो इस वजह से जो आपका फोर्थ पार्ट है वो भी हो गया गलत। तो कौन कौन से आपके पास में सही हुए, सेकंड और थर्ड पार्ट आपका सही है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47। ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल से आप डायरेक्ट पिक करा हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 के अंदर देखिए आपके पास में क्या बोला है कि आपको वो कॉम्बिनेशन बताना या वो पेयर बताना है जो सॉल्यूशन में एक साथ एग्जिस्ट करे। अब सॉल्यूशन में एक साथ एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि उनका नेचर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम नेचर। मतलब अगर एसिड है तो एसिड होना चाहिए दूसरा भी, अगर बेस है तो बेस होना चाहिए, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होना चाहिए। तो सबसे पहले चेक करते देखो यहाँ पर, अब ये दोनों क्या करेंगे, ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर देंगे, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा आपके पास में यहाँ देखो ये एसिडिक है HR, ये NaOH, तो यहाँ पे एसिड बेस वाला पार्ट हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर बात करें AgNO3 और NaCl, तो इसमें AgCl का PPT बनता है, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर बात करते हैं Na2CO3, ये भी बेसिक नेचर का, NaOH ये भी सेम बेसिक नेचर का, दोनों बेसिक नेचर मतलब सेम नेचर वाले हो गए। सेम नेचर वाला जो पार्ट है वो एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस वजह से आपका क्वेश्चन नंबर 48 का फाइनल जवाब हुआ बी ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। 49 के अंदर क्या दे रखा है, ग्लूकोज है और ये दे रखा है HiO4 के साथ हीट। मतलब ये आपके पास में है माला पैराडे ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेशन है, माला पैराडे ऑक्सीडेशन। अब माला पैराडे ऑक्सीडेशन की खासियत क्या है, उसकी खासियत ये है कि आपको क्या करना है, CC बॉन्ड ब्रेक करना है। कब, जब आपके पास में क्या दे रखे हो, विसिनल डायोल्स, या तो हो विसिनल डायोल, दूसरा क्या हो आपके पास में, आपके पास में हो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है उसमें, तो वो आपके पास में हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से CHO, फिर बनेगा CHOH, फिर उसके बाद में आएगा CHOH, फिर इसके बाद में फोर्थ कार्बन भी CHOH की फॉर्म में ही होगा। फिर नेक्स्ट आपके पास में फिफ्थ भी CHOH, और लास्ट में आपके पास बचा CH2OH। ठीक है, ये आपके पास में ग्लूकोज। अब क्या करना आपको, सबसे पहले देखना यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोक्सी है, तो ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। अब CC बॉन्ड को ब्रेक करते टाइम क्या करना, आपको एक OH ऊपर देना और एक OH नीचे देना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात देखिए नेक्स्ट अगला है, तो यहाँ पर एक OH ऊपर, क्योंकि विसिनल डायोल्स है तो ये भी ब्रेक होगा। फिर नेक्स्ट कार्बन की बात करिए, कार्बन नंबर आपके पास में 3 और 4, तो ये भी विसिनल डायोल्स है तो ये भी ब्रेक होगा। फिर नेक्स्ट OH OH और ये वाला भी ब्रेक होगा, OH OH। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में ये हो गया। अब आप ये ध्यान रखिएगा, जब कार्बोनिल के साथ एक OH तो वो जाता है फॉर्मिक एसिड में, और अगर एक कार्बन के पास में 3 OH आ जाए, जैसे ये देखो 3 OH आ गए, तो ये भी फॉर्मिक एसिड के अंदर जाएगा। तो अब इसमें फॉर्मिक एसिड में कौन कौन जा सकता है, कार्बन नंबर 1, इसके पास भी 3 OH है, ये भी फॉर्मिक एसिड में जाएगा। इस वाले कार्बन के पास भी 3 OH है, तो ये भी फॉर्मिक एसिड में जाएगा। ये वाला कार्बन तो देखो 3 OH आ गए, एक नीचे से, एक खुद का भी था, एक ऊपर से आ रहा, तो यही फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड। लास्ट वाला कार्बन देखिए ये वाला,
इस कार्बन के पास में सिर्फ 2 ही OH है, तो ये जाएगा। तो इन 6 कार्बन में से सिर्फ जो आपका लास्ट वाला कार्बन है ये बनाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। बाकी सारे के सारे क्या बनाएंगे आपके पास में फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का नंबर आपसे पूछा है तो कितना होगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 49 का फाइनल आंसर हुआ सी ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो 50 के अंदर देखिए भैया क्या है आपके पास, इसमें भी आपके पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया है। इसमें भी 4 स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहला पार्ट है के सेल के अंदर एक नोडल प्लेन होगा। तो के सेल का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n = 1 और n = 1 का मतलब हो गया 1s। तो 1s में तो किसी भी टाइप का कोई नोड मिलता ही नहीं अपने को, तो ये तो हो गया गलत। फिर दूसरा बात करते हैं कि द नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओरिएंटेशन इन एल सेल इज 4। एल का मतलब कितना हुआ, एल का मतलब हुआ n की वैल्यू 2 और 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट में कौन कौन मिलता है 2s और 2p। तो p के 3 ऑर्बिटल एक s के, तो टोटल ऑर्बिटल कितनी होगी 4। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओरिएंटेशन का मतलब ये हुआ कि वो आपको ऑर्बिटल्स के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 4, तो ये आपका पार्ट हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद में फिर है थर्ड वाला बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है अपने को, कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो आपके पास में है उसके बारे में अपने को ये बताया नहीं। बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गई, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गई, इसके बारे में बोर मॉडल अपने को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। सबसे पहले आ था अपने पास में वेस्पर थ्योरी, उसने ये बताया था। तो ये तो हो गया आपका इनकरेक्ट। फिर बात करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो सुनिए इधर, लाइट की अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी का मतलब ये होगा इनडायरेक्टली कि जो लाइट आप एक्सपोज करा रहे हो किसी मेटल सरफेस पे, उसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा कि एक फोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके पास में जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे वहां पे इजेक्ट हो जाएंगे। कंडीशन ये है कि उनके पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो वहां पे इनडायरेक्टली बात करें तो नंबर बढ़ेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये पार्ट भी सही हो गया। तो अब इसमें 50 के अंदर देखिए सेकंड और जो फोर्थ पार्ट है वो आपका करेक्ट है। तो कौन सा हो जाएगा आपके पास सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो 51 के अंदर देखिए भैया क्या खासियत है आपके पास में, इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बट नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो सुनिए अब इधर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए कम से कम एक एक पेयर जो है वो आपके पास डिफरेंट होना चाहिए लिगेंड्स का, तो ही ज्योमेट्रिकल होगी, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल नहीं होगी। ऑप्टिकल की बात करते हैं। अब ऑप्टिकल के अंदर अगर देखें तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर उसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो क्या होनी चाहिए नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज उसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले इसमें देखो सारे के सारे लिगेंड सेम है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल तो मिलेगी नहीं। और ऑप्टिकल क्यों नहीं मिलेगी, इसमें सारे लिगेंड सेम है, तो आप किसी भी एंगल से काटना तो 2 बराबर पार्ट इसमें बन जाएंगे, तो ये भी कट गया। दूसरा इसमें भी आपके पास में ये स्क्वायर प्लेनर है, तो इसमें 4 Cl है चारों, तो ये भी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल भी नहीं है। फिर बात करें कोबाल्ट, ये आपके पास में बाइडेंटेड लिगेंड के साथ, इसके अंदर क्या होगा अपने पास, इसमें आपके पास में रिंग्स बनेगी और उन रिंग की वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। अब लिगेंड सारे सेम है तो इस वजह से ज्योमेट्रिकल तो नहीं है, तो पहली जो कंडीशन है वो तो हिट हो गई, लेकिन ऑप्टिकल मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी देख लेते हैं। तो ये आपके पास में कोबाल्ट +2 है, इस पे क्या होगा आपके पास में +3 है सॉरी, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हो गए आपके। ठीक है, एक इधर से आएगा, एक आपके पास में इधर से, एक प्लेन से ऊपर से, एक प्लेन के नीचे से। तो एक रिंग तो बनेगी इस तरीके से ऊपर की तरफ, ये वाले रिंग, एक बनेगी नीचे से इस तरीके से, ऐसे रिंग बनेगी। अब ये दोनों रिंग कभी भी एक टाइम में 2 बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकती, और एक रिंग आपको मिलेगी इस मॉलिक्यूल के प्लेन में। तो अब 2 बराबर पार्ट डिवाइड नहीं होंगे। अब ज्योमेट्रिकल तो क्यों नहीं, क्योंकि सारे लिगेंड सेम है। अब 2 बराबर पार्ट डिवाइड नहीं हो रहे, तो इस वजह से इसमें ऑप्टिकल देखी जा सकती है। तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 का, कि इसके अंदर आपके पास में ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है विदाउट ज्योमेट्रिकल ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52।
अब क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो इसमें मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन है भैया। अब मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन है तो देखो जी क्या दे रखा है। इधर दे रखी है आपके पास एलिमेंट्स और इधर दे रखी है प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इनके अंदर क्या करना है, क्लोरीन है, मरकरी है, अब फ्लोरीन है, हीलियम है। इनको आपको मैच करना है कि मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, 18+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसका होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होगी। तो देखो यहाँ से मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो इनमें से जो नोबल गैस होगी उसकी होगी। तो नोबल गैस कौन है, हीलियम, तो फर्स्ट इसमें तो आ जाएगा एस। ठीक है जी। इसके बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड के अंदर देखो तो बात करोगे तो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स उसकी होती है। और 17 ग्रुप में भी अगर देखें तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी होगी तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा हो। तो ये किससे कौन बिलोंग करेगा, क्लोरीन वाला पार्ट, तो इसमें आ जाएगा पी। फिर 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, आपका 18+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम किससे बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट्स है कौन आता है उसमें, उसमें आता है जिंक, कैडमियम, Hg। तो ये आपके पास में मरकरी वाला जो पार्ट होगा वो आ जाएगा इसमें। ठीक है जी। फिर आपके पास है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, फ्लोरीन, तो इसमें आएगा आर। तो आप चेक कर लीजिए एस आपके पास में जो पी है, पी में क्या आएगा, सेकंड। तो पी में सेकंड किस किस के अंदर है, डी के अंदर ही, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको चेक करना ही नहीं है अपने को, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 के अंदर देखो यहाँ पे डाइक्रोमेट जो है, डाइक्रोमेट को कन्वर्ट करना क्रोमेट आयन के अंदर। अब इसमें एक चीज देखना है यहाँ पर आपके पास में कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी आपके पास में +6 है, और दूसरे आप करो इधर बात करोगे तो इधर भी +6 है। मतलब यहाँ पे नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब ये आपके पास में, ये भी आपने ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो डाइक्रोमेट आयन है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, बाकी मीडियम में काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। तो ये जो कन्वर्जन है ये किस में होता है, ये बेसिक मीडियम में होता है। तो एक थ्योरी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप कंसिडर कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 54। अब क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर देखिए अपने को क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है। इसमें क्या बताना है कि 2 मोल आपको MnO2 दिया है और 2 मोल आपको क्या दिया है यहाँ पे HCl, और आपको यहाँ पर क्लोरीन का वॉल्यूम बताना है कि क्लोरीन कितना वॉल्यूम बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना, फिर LR का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना। देखिए यहाँ से तो बैलेंस के अंदर अगर देखें तो MnO2, फिर उसके बाद में आपके पास HCl, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया जी आपने MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है। अब यहां से अगर देखें तो इसको बैलेंस कर देते हैं सीधे सीधे, 2 क्लोरीन इधर, 2 4 लगा दो यहाँ। अब 4 हाइड्रोजन अगर हो गया तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 2, क्लोरीन उतना ही रहेगा। अब इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखो 1 4, ये आपको बैलेंस इक्वेशन से लिखनी है। उसके बाद में गिवन क्या, 2 मोल्स इसके 2 इसके, तो 2 2, इसको आपने कितना किया, 2 टाइम्स किया। अगर 1 मोल के लिए ये यूज हो रहा 4, तो 2 के लिए कितना होना चाहिए 8, जबकि अपने पास अवेलेबल कितना 2 ही। तो LR कौन हो गया, LR हो गया HCl। अब HCl की रिगार्डिंग आप क्या देख लो यहाँ पर, इसके रिगार्डिंग आप देख लीजिए क्लोरीन का कोफिशिएंट, तो 4 के साथ इसका कोफिशिएंट था 1 मोल का। ठीक है। अब 2 मोल्स के लिए आपने 4 से 2 करा तो क्या करा, हाफ करा 50%, तो इसको भी क्या कर दो 50% कर दो तो कितना मोल होगा 1/2 मोल। और 1/2 मोल का 1 मोल जो गैस होगा 22.4 लीटर, तो 1/2 का कितना होगा 11.2 लीटर। तो ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 54 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 55, Pb3O4। तो ये आपके पास में है, ये रेड ऑक्साइड बोलते हैं इसको, सिंदूर भी इसको बोला जाता है नॉर्मली। तो यहाँ पर क्या करना, मिक्स्ड ऑक्साइड है तो इसकी रिएक्शन दे रखी है HCl के साथ XYZ 3 प्रोडक्ट। तीनों प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट्स है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उनका सम आपको बताना कि 7 होगा, 9 होगा, 10 होगा या 8 होगा। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करें, इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करोगे, देखो भाई यहाँ तो आएगा आपके पास में PbCl2, 3 है तो 3 यहाँ से लिख दो क्योंकि 3 Pb है, 3 बैलेंस कर दो। दूसरा वाला जो आपके पास में होगा ये अपने पास बन जाएगा Cl2। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास Cl2 बना तो कितनी होगी, 6 इधर, 2 इधर, तो इधर 8 लगा दो। 8 हाइड्रोजन, तो वाटर कितने होंगे 4, क्योंकि अपने पास में 4 ऑक्सीजन। तो जेड हो जाएगा आपके पास में कितना 4 मोल ऑफ H2। अब इनका कोफिशिएंट जो दे रखा है उनको ऐड कर लो, 3 इसका है, 1 इसका है,
4 इसका, तो 3 + 1 4 प्लस, तो ये आपके पास हो गया 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 55 का जवाब हुआ 8। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 56। तो 56 जो क्वेश्चन है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। टी हाफ दे रखे हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे। टी हाफ देके फिर आपसे क्या पूछा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा। तो आपको क्या देखना है, रिलेशन ध्यान रखना है। टी हाफ का रिलेशन अगर याद हो तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ए नोट की पावर n-1 की। ये रिलेशन अपने पास यहाँ लगेगा। तो अब क्या करो, आप यहाँ से इसकी इक्वेशन बना लो। अब इक्वेशन बनाओगे तो क्या होगी, दोनों की इक्वेशन अगर बनाते हो तो टी हाफ 1 डिवाइडेड टी हाफ 2। अब जो इनवर्स है तो 1 वाले की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आएगी और 2 वाले की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, a02 डिवाइडेड a01, और पावर कितनी लग जाएगी इस पे, n-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब 0.1 m है तो है 200 सेकेंड, मतलब आप इसको 1 मान लेते हैं, ये आपकी 1 हो जाएगी। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पे 200 डिवाइड बाई दूसरा कितना 40। 200 से रिलेटेड जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.1 m। तो 0.1 m आएगी नीचे की तरफ और इधर आएगी 0.5, पावर कितनी है n-1। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, अपने पास मिलेगा 1 बाई नहीं 5 ही आ जाएगा। तो ये अपने पास से मिलेगा इधर 5 और इधर भी क्या आ जाएगा 5 की पावर n-1, और इसकी भी पावर 1 है। तो इन दोनों पावर को क्या कर लो, कंपेयर कर लो, तो क्या मिलेगा 1 = n-1, तो n की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना होगा, आपका 2 होगा। तो सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आगे बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर देखिए आपको क्या बतानी है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 57 बताने कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो सोल्व्ड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जो नीचे कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, उसका कौन कौन सा पार्ट देखने को मिलेगा। 4 पार्ट आपने पढ़े होंगे, आयोनाइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन और हाइड्रेट या फिर सॉल्वेंट वाली। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले वाटर कंटेंट है, एक Br बाहर है, Aj काउंटर आयन। अगर Br बाहर आता तो वाटर बाहर जाएगा, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन बन सकता है यहाँ। तो इस वजह से क्या होगी, हाइड्रेट वाली यहाँ पे मिलेगी H। दूसरा, ये Cl और Br भी तो एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो आयोनाइजेशन भी आपको यहाँ से मिल सकता है कि 2 डिफरेंट आयंस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पास में क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन भी होगी। तीसरा आपके पास में है कि आपके पास में जो NO2 है वो होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड हुआ तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन से जुड़ा तो ये नाइट्रो हो जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो नाइट्रेट हो, तो वहां पर क्या हो गई, लिंकेज भी। तो टोटल कितनी हो गई आपके पास में, 3 हो गई, हाइड्रेट वाली मतलब सॉल्वेंट वाली, लिंकेज वाली और आयोनाइजेशन वाली। कौन सी नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि उसमें कैटाइन एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स नेचर के होने चाहिए, तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो इसका जवाब होगा 3। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 57। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ये ग्रुप दे रखे हैं 4। चारों ग्रुप में से क्या बताना आपको, वो ग्रुप आइडेंटिफाई करना है जो प्लस H। तो भैया ध्यान रखना प्लस H के लिए सिर्फ 3 ही ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से 3 ग्रुप है, एक तो CH3 मिथाइल, एक आपके पास में CH2R और एक ग्रुप होता है CHR। इन 3 ग्रुप के अलावा प्लस H देखने को नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए विनाइलिक है नहीं होगा, NH2 अमीनो ग्रुप है तो नहीं होगा, मिथाइल है हो जाएगा, और ये एल्काइल ग्रुप है लेकिन जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उसके पास H नहीं है, बेंजाइलिक H जब बेंजीन पे जुड़ेगा तो इस वजह से इसके पास भी नहीं है। तो कितने ग्रुप है जो प्लस H यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, तो सिर्फ एक ही ग्रुप है मिथाइल वाला। तो आंसर हो गया डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो 59 के अंदर देखिए आपके पास में क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है कि वीक एसिड आपके पास है, उसका Ka दे रखा है। आपको क्या बताना है, मोलर रेशियो ऑफ दिस एसिड एंड इज सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस सो दैट pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज 5। मतलब ये आपका एसिडिक बफर होगा जिसमें एसिड अपॉन सॉल्ट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी जो मोलर पार्ट है उसका रेशियो बताना है।
तो एसिडिक बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला था पीएच इक्वल टू pKa, फिर आ जाएगा प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब K दिया 10⁻⁻⁶, तो pK नेगेटिव लोग लोगे तो वो तो pK कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। pH कितनी दी है 5, तो 5 इक्वल टू 6 प्लस लॉग ये आपके पास में सॉल्ट अपॉन एसिड। अब इसकी साइड चेंज करोगे तो -1। अब अपने को पूछा सॉल्ट अपॉन एसिड नहीं पूछा, अपने को पूछा एसिड अपॉन सॉल्ट, तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको इन्वर्स कर लेते तो माइनस आ जाएगा सामने, तो लॉग इधर आ जाएगा एसिड डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा सॉल्ट। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या करो, यहाँ पे इसका माइनस तो कैंसिल आउट करो। अब इसका एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग 1 लोगे तो इसको 10 की पावर में चढ़ा देना आप, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा ये एसिड, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास में सॉल्ट। तो ये आपके पास में कितना बनेगा 10 की पावर 1, तो 10, तो 10 होगा इसका रेशियो आपके पास में एसिड अपॉन सॉल्ट का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 59 का जो जवाब हुआ वो क्या हो गया 10, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर देखिए भैया क्या दे रखा है आपको, डिफरेंट डिफरेंट अमाइंस दे रखी है, जैसे ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है। क्या पूछा है आपसे, पूछा कि ऑल द अबव कंपाउंड्स रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट की खासियत क्या है सुन लीजिए, अगर 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट करेगी पीपीटी बनाएगी, एल्कली डालोगे डिजोल्व हो जाएगा एसिडिक एच की वजह से। 2 डिग्री जो अमाइन होगी पीपीटी फॉर्म करेगी लेकिन एसिडिक एच एब्सेंट होगी, तो NaOH एल्कली के अंदर डिजोल्व पीपीटी नहीं होगा। और 3 डिग्री वाला तो पीपीटी फॉर्म ही नहीं करेगा, उसके पास तो एच है ही नहीं। तो इसने क्या बोला कि वो पीपीटी तो देने चाहिए लेकिन वो इनसोल्युबल होना चाहिए एल्कली में। मतलब इनसोल्युबल एल्कली का मतलब क्या हो गया कि आपको 2 डिग्री अमाइन आइडेंटिफाई करना है यहाँ से। तो 2 डिग्री के कौन कौन है, देखो ये 1 डिग्री है तो ये तो कैंसिल आउट हुई, दूसरी वाली 2 डिग्री है ये हो जाएगी, फिर आपके पास में ये 1 डिग्री है तो ये कैंसिल आउट हुई, ये आपके पास 2 डिग्री है ये चली जाएगी, और लास्ट वाली भी आपके पास 2 डिग्री है। तो इस तरीके से कितनी कंपाउंड है जो ऊपर वाले इनसोल्यूबल पीपीटी फॉर्म करेंगे, जो डिजोल्व नहीं होगा एल्कली के अंदर, तो जवाब होगा 3। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास में फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड एट पीओएच। पीओएच दे रखी है 11.7 और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको दे रखा है। तो इसके सिंपल सा फॉर्मूला, एक ट्रिक आपके पास में, फॉर्मूला बोल सकते हो ट्रिक बोल सकते हो, कि आपके पास में ई नोट रिडक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो उस केस में क्या करना है, -0.0591 को मल्टीप्लाई कर देना किसे पीएस। अब आपको यहाँ पीओएच दी है तो 14 में से माइनस कर लेना, तो 14 में से माइनस करोगे तो पीएच कितनी आ जाएगी, पीएच आएगी 2.3, और इसमें से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे -0.51 इंटू 2.3 से, तो देखो यहाँ से इसके अंदर ज्यादातर जो वैल्यू आपके पास में क्या है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो बी तो कट गया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी। और इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में ऑप्शन डी जाएगा, इसके अंदर आप कैलकुलेट करके देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 2 बार कैलकुलेट करा आराम से। तो ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 61। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 में भी आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं 4 स्टेटमेंट, उनमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले दे रखा है कि आपके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स इन सेम प्लेन ऑफ 2,3 ब्यूटाडाइन, नॉट 1,3 ब्यूटाडाइन। तो 2,3 का मतलब हो गया ये एलीन है, और एलीन के अंदर क्या होता है, जब कॉन्टिन्यूस जो बॉन्ड आते हैं आपके पास तो वो क्या होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, इस तरीके से, ऐसे नहीं होते ऐसे होते हैं। अगर इसके हाइड्रो, जैसे मैंने बोला कि ये जैसे अगर ये दोनों बॉन्ड प्लेन में होंगे तो मेरे के दोनों जो थम्स है वो क्या होंगे आपके पास में एक ही प्लेन में होंगे, लेकिन ये 90 डिग्री हो गए। तो ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन एज्यूम कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आउट ऑफ प्लेन होंगे, दोनों कार्बन के हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन होंगे अगर आपके पास एलिन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो E1 के अंदर हो। तो इसमें कितने हैं, 2 है, तो ये भी E1 है तो ये भी नॉन प्लेनर होगी। तो इसके अगर बात करें तो इसमें क्या होगा आपके पास C डबल बॉन्ड C, ये H और ये आपका मिथाइल, और इधर ये दोनों H और ये दोनों H। तो देखो सुनो, इधर आपके पास में अगर ये वाला पार्ट प्लेन में रहा है, इसको अगर प्लेनर में मानती हो तो ये नॉन प्लेनर होगा, तो इधर एक H आपकी प्लेन में है। लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा मैक्सिमम नंबर, तो आपको सेम प्लेन में किसको रखना, इसको, तो इस वाले पार्ट को किधर रखना 90 डिग्री पे, ऐसे।
तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। जवाब भी क्या 2 है, तो पहला वाला पार्ट बिल्कुल सही है। दूसरा दिया कि DZ स्क्वायर, तो आपके पास में भैया यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इसके अंदर, टेट्रा कार्बोनिल निकल के अंदर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। फिर इसके बाद में कि के ऑफ फ्यूमेरिक एसिड इज मोर देन कंपेयर टू मेलेइक एसिड। तो एक चीज ध्यान रखना, फ्यूमेरिक एसिड और जो मेलेइक एसिड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जिसमें जो आपके पास फ्यूमेरिक होता है ये ट्रांसफॉर्म होती है, और जो मेलेइक होता है ये क्या होती है? सिस फॉर्म होती है। तो सिस फॉर्म के अंदर क्या होता है? देखो इधर ये आपके पास में इस तरीके से है, ये H, ठीक है, और इधर एक H में रिलीज करवा देता हूं, इसका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और ये आपके पास में एक अभी बचेगा इसके पास, ठीक है, और ये डब्ल्यू बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो अब क्या करेगा, जब ये एक H प्लस दे देता तो इसका जो एनाइन है उसमें बन जाता है H बॉन्ड है, मेलेइक एसिड है ये, मेलेइक एसिड का एनाइन है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास H बॉन्ड बनेगा, तो जब H बॉन्ड बनेगा तो इसका जो आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बना वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया तो आपके पास मेलेइक एसिड का डिसोसिएशन क्या होगा? पहली स्टेप में ज्यादा होगा, जबकि फ्यूमेरिक एसिड में ये दोनों पार्ट क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं 180 डिग्री पे ट्रांसफॉर्म में। तो स्टेबिलिटी किसके पास आ रही है पहली स्टेप में ज्यादा? मेलेइक एसिड का एनाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है स्टेप फर्स्ट में। तो इस वजह से के किसका ज्यादा होना चाहिए? मेलेइक एसिड का होना चाहिए, नॉट फ्यूमेरिक एसिड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया, ऊपर वाला भी गलत। फिर बात करते हैं कि ऑक्टेट थ्योरी गिव्स द आइडिया अबाउट द बॉन्ड फॉर्मेशन। ओ भाई बताया नहीं, शेप कैसी होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कुछ भी आइडिया ऑक्टेट थ्योरी के पास में नहीं था। तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया आपका? गलत। तो इसमें सिर्फ कौन है? फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वही सही है। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 62। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पास में 63। अब 63 के अंदर क्या दे रखा आपको? एम्बीडेंटेड वाले कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करना है कि किस किस कॉम्प्लेक्स में एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो एम्बीडेंटेड में कौन कौन जाता है? साइनाइड वगैरह हो गया, नाइट्रो वाला पार्ट हो गया, थाइसाइनेट वगैरह वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, तो मतलब ये हो सकता है। इसमें क्लोराइड ये नहीं होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो साइनाइड 2 है तो ये हो सकता है। इसके अंदर नाइट्रो नाइट्रीटो ये बन सकता है, तो ये भी हो सकता है। इसमें ये थायो वाला पार्ट आ गया तो ये भी हो सकता है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 63। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 64। तो भैया 64 के अंदर देखो मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें इधर तो दे रखी है स्पीसीज और इधर दे रखे बॉन्ड एंगल। तो सबसे पहला पार्ट है आपके पास ये आर्सेनिक का हाइड्राइड है, तो ये तो होता है आपके पास में ड्रेको रूल लगेगा 90 टू 90 से लेके 92 डिग्री के आसपास होगा। तो इसके अंदर पी में तो क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट। अब पी में थर्ड देख लो किस किस के अंदर है, ए और बी में, तो सी को काट दो और डी को कट जाएगा, तो ए और बी में से अपना आंसर जाएगा। फिर आपके पास में ये हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल। तो मिथाइल फ्री रेडिकल होता है ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री के साथ। तो क्यू के अंदर जाएगा 4, तो क्यू में 4 जाएगा, तो मैच कर लीजिए क्यू में 4 क्यू में 4, तो बी आंसर होगा, ए भी कट जाएगा। अब ये जो आपके पास में CF3 डॉट जो है फ्री रेडिकल है, इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन और इसका बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसका जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 109 डिग्री से 112 डिग्री के आसपास होता है। तो यहाँ पे आपके पास में 109 किसके साथ जाएगा? इसके साथ फर्स्ट, और फिर बचा हुआ 160 डिग्री के आसपास अमोनिया रहेगा। तो आपका बी आंसर इस तरीके से मैच करेगा। तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, CH3 डॉट वाला फ्री रेडिकल और CF3 फ्री रेडिकल, दोनों को याद रखिएगा, बॉन्ड एंगल और इनमें हाइब्रिडाइजेशन और कैसे दिखते हैं, ठीक है। बाकी फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 65। क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर देखिए आपके पास में जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है डेल्टा RH0 और डेल्टा RG0 दोनों क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। तो आपको याद होगा इसका जो रिलेशन लिखा होगा आपने, डेल्टा RG0 इक्वल टू डेल्टा RH0 माइनस T टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद में आएगा S0, ठीक है, एंट्रोपी चेंज। अब ये वाला जो पोर्शन है ये 0 होगा तो ही ये दोनों बराबर हो सकती है। अब टेम्परेचर तो 0 हो नहीं सकता, तो डेल्टा एस अपने को 0 करनी। तो डेल्टा एस 0 कब हो सकती है? जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ जो एंट्रोपी है वो लगभग क्या हो जाए? सेम। मतलब जितने मोल गैस रिएक्टेंट साइड है उतनी प्रोडक्ट साइड होनी चाहिए, जितने मोल आपका सॉल्यूशन रिएक्टेंट साइड है उतना ही क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट साइड, या जितने मोल सॉलिड रिएक्टेंट साइड है उतनी ही क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट साइड। तो इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो पहली रिएक्शन देखो, पहली रिएक्शन में देखो 3 मोल सॉलिड है
रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड देखो 2 और 1 3 मोल है, मतलब इसकी एंट्रोपी चेंज क्या हो सकती है, अप्रोक्स 0 हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हुआ वो तो हो गया ए। अब आगे भी मैच कर लेते हैं। इधर 2 मोल सॉलिड है, 2 मोल लिक्विड है। यहाँ पे 2 मोल आपके पास सॉल्यूशन है, 1 मोल गैस है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आपके पास 4 है, इधर 3 है, लेकिन गैस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है, गैस के मोल्स को आप प्रायोरिटी यहाँ पे दोगे, तो इसके अंदर 0 नहीं हो सकती। यहाँ देखो, यहाँ पर भी आपके पास 2 मोल 1 मोल, इधर 1 मोल गैस ज्यादा है। नीचे देखोगे तो यहाँ पर भी आपके पास में, इधर आपके पास में 1 मोल जो गैस है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर भी एंट्रोपी चेंज 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर देखिए आपके पास में क्या है, इसके अंदर मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन है और इसमें आपको दे रखे हैं इसके अंदर सॉल्यूशन के एग्जांपल। सर ये आपके पास में इनके नेचर या कुछ प्रॉपर्टीज जो मैच करनी है पहचान के। सबसे पहले बात करें बेंजीन एसीटोन, दूसरा दे रखा है एसिटिक एसिड और पाइरिडिन, तीसरा दे रखा है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो सुनिए इधर, अगर आपके पास में जैसे होमोलोगस वाला पार्ट चलता है, तो होमोलोगस में अगर 14 या फिर आपके पास में 30 एमयू के मास का अगर डिफरेंस आ रहा है अप्रोक्स, तो वो आपके जो कंपाउंड्स हैं नॉर्मली किस में जाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। तो आपके पास में जो क्लोरोबेंजीन जो ब्रोमोबेंजीन है ये लगभग किस में जाएगी, आइडियल के अंदर। अब आइडियल की प्रॉपर्टीज में चेक कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए आपके पास में आर में जाएगा फर्स्ट। आर में फर्स्ट जाएगा तो देख लीजिए किस में है, तो आपके पास ए भी कट गया, बी भी कट गया, 2 ऑप्शन बच गए। अब बात करते हैं अपन एसिटिक एसिड और पायरिडिन। तो एसिटिक एसिड और पायरिडिन में क्या होता है, जैसे इनको मिक्स करोगे तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम कम होगा, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अट्रैक्शन बढ़ा तो इस वजह से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट आ जाएगा। फिर बचा बेंजीन और एसीटोन। तो बेंजीन और तो एसीटोन के अंदर क्या होगा, एसीटोन में मिलेगा अपने को डीडी, डाइपोल डाइपोल वान डेर वाल फोर्स मिलेंगे। बेंजीन में कौन सा मिलेगा, इसमें आपके पास में इंड्यूस डाइपोल, क्योंकि नॉन पोलर इंड्यूस वाला मिलेगा। लेकिन जैसे मिक्सअप करोगे तो डाइपोल डाइपोल ब्रेक होके कौन सा बन जाएगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बनेगा, क्योंकि एसीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में क्या जाएगी, बेंजीन। तो इस तरीके से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक होगा तो मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो डेल्टा वी क्या आएगी, पॉजिटिव। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो एनर्जी क्या होगी, आपको देना पड़ेगा, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगी वहां पे, पॉजिटिव। तो डेल्टा वी मिक्सचर क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसमें क्या जाएगा आपके पास में, सेकंड। तो अब देख लीजिए पी सेकंड आर फर्स्ट, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास, ये वाला। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 66। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 67। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन द 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। मतलब जो रिएक्शन दे रखी है इसके प्रोडक्ट के अंदर अगर 1 मोल आप लेते हो तो 1 मोल में कितने ग्राम एटम होंगे, ऑप्शन के मतलब मोल्स ही पूछे आपसे एक तरीके से। तो देखिए यहाँ से ये जो रिएजेंट है ना, ये रिएजेंट होता है आपके पास में, ये जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं ये क्या करता है, ये सिलेक्टिव होता है। क्या होता है, सिलेक्टिव। मतलब दोनों में से एक ही नाइट्रो ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेगा, NH2 में। तो प्रोडक्ट जो बनेगा भैया, प्रोडक्ट अपने पास बनेगा ये आपके पास कोई सा भी एक NO2 आप इंटेक्ट रख लीजिए, मैंने ये रखा है, और जो दूसरा वाला उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, NH2 में। तो इसका 1 मोल अगर कंसिडर करेंगे तो 1 मोल में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो कितने एटम हो जाएंगे, 2 ग्राम एटम आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट मास, सबसे कम मास होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे मोल, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एटॉमिक फॉर्म की बात हो रही है, तो ये 1 मोल ही हो गया, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक फॉर्म वाले तो 16 ग्राम। 1 ग्राम एटम सल्फर तो 32। 9 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब H2 की बात हो रही है। तो यहाँ पे 9 मोल है H2 के, तो कितना हो जाएगा, 9 मोल का मतलब हो गया 18 ग्राम। 2 से मल्टीप्लाई करो। 23 ग्राम ऑफ सोडियम, तो बिल्कुल डायरेक्ट मास दे रखा है। तो जवाब आपको मिल गया होगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 68। आप इस वीडियो को पॉज करके भी ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे आए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर कंटिन्यू आगे बढ़िए, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखो, तो ज्यादा बेटर होगा, तो आपका रिवीजन भी साथ के साथ हो जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास में 69। अब 69 के अंदर देखिए आपके पास है मैट्रिक्स मैच टाइप बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें है नहीं।
इधर दे रखा है एडेनिन, साइटोसिन, विटामिन, ये इनके नाम दे रखे हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है। तो एडेनिन और जो आपके पास में ग्वाइनिन है, एडेनिन और जो आपके पास ग्वाइनिन है, ये दोनों होती है प्यूरिन्स, और प्यूरिन्स जो होती है वो होती है बाईसाइक्लिक, और पिरामिडिन जो CTU वो होती है आपके पास में मोनोसाइक्लिक। तो जो एडेनिन है वो क्या होगी आपके पास बाईसाइक्लिक, तो पी में आ जाएगा 4। साइटोसिन जो है वो पिरामिडिन से, तो ये क्या होगी मोनोसाइक्लिक, तो इसमें क्या जाएगा सेकंड पार्ट। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये फर्स्ट हो गया, तो बच्चा कुचा क्या हो गया आपके पास में थर्ड हो गया। तो मैच कर लीजिए किसे मिलेगा, तो फोर्थ, सेकंड, फिर आपके फर्स्ट, थर्ड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 69। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 70 की। तो क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए स्टेटमेंट दे रखी है 4। सबसे पहले देखते हैं कि SO3 जो इलेक्ट्रोफाइल है सल्फोनेशन में, तो बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है कि E2 स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, बिल्कुल सही है कि एक कंपाउंड के दो अगर आपके पास आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स, तो उसमें से एक के अंदर E2 हो सकती है, एक में E2 नहीं हो सकती है, क्योंकि E2 जो होती है वो क्या होती है एंटी एलिमिनेशन होती है। तो एंटी एलिमिनेशन होगी, तो जैसे आपके पास में सिस और ट्रांसफॉर्म है, तो उसमें से चेक करके आप देख सकते हो दोनों कभी नहीं जाएगी, एक फॉर्म जाएगी, या तो सिस जाएगी या फिर ट्रांस जाएगी, तो वो सिलेक्टिव आपके पास में हो गई। और उसके साथ साथ क्या हो गई स्पेसिफिक भी हो गई। तो E2 क्या होती है सिलेक्टिव के साथ साथ स्टीरियो आपके पास में स्पेसिफिक भी होगी, तो ये आपके पास सही है। फिर बात करते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो देखो यहाँ 9 अल्फा है, ये एक एक्सेप्शन के तौर पे बात कर सकते हैं, ये बेंजाइलिक है, तो ये डोमिनेट करता है स्टेबिलिटी में, तो ये गलत हो गया। फिर बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की, तो ये पार्ट भी सही हो गया। तो कौन कौन से हो गए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, तो ये आपके पास में स्टेटमेंट के आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कहीं से भी उठा के मिक्स कर देंगे पूरी केमिस्ट्री में से। अब वो ना फिजिकल का बचेगा, ना इनऑर्गेनिक का बचेगा, ना आपके पास में और इसका इनऑर्गेनिक का बचेगा। तो वो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पैटर्न आ रहा है कि इसमें क्या होता है बच्चा पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, लगभग 250 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके पास में 2 दिन तक, दो मतलब नेक्स्ट 2 डेज के बाद में, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 71। ये 3 स्टेटमेंट्स है, इसके अंदर भी देखो आपके पास में करेक्ट बताने, ये यहाँ पे गलत हो गया, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, पहला AG नॉन ट्रांजिशन नहीं, AG+2 के अंदर 3 वो आपके पास में 4D9 होता है, तो ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe+3, तो Fe+3 के अंदर होता है 3D5। और एक चीज मैं और बता देता हूँ यहाँ पे कि जो आपके पास डाइपोल मोमेंट है ना, ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसके अंदर जो डेसिमल से पहले नंबर होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो जैसे यहाँ पे आपके पास में डेसिमल की आगे 5 है, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले की वैल्यू होगी, तो D5 अनपेड, तो इसके मतलब 5 है, तो ये वैल्यू अपने को मिलेगी, तो ये सही है, यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगला स्कैंडियम में ग्रीन कलर आयरन है, भाई स्कैंडियम में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि ये तो आर्गन 18 है, तीनों इलेक्ट्रॉन जो दिए थे डी के अंदर और एस में वो सारे रिलीज कर चुका है, तो इस वजह से ये कैसा होता है कलरलेस, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट क्या आपका सही है, तो कौन सा होगा स्टेटमेंट सेकंड ट्रू, फर्स्ट और जो थर्ड वो क्या हो गया आपके फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 71। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पास में है, ये भी सेपरेशन टेक्निक दे रखी है इधर, और ये आपके पास में है, तो एग्जांपल्स दे रखे, सीधा सा क्वेश्चन है। सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन देखो तो सब्लिमेशन नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन तो ये फर्स्ट ही हो गया इसमें। तो दूसरा देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन के अंदर आपके पास बेंजोइक, ये एग्जांपल एनसीईआरटी का, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर क्लोरोफॉर्म एलिन, ये भी मतलब यही दे रखा मेरे हिसाब से 1 2 3 4 ये कंटिन्यूस, तो कौन से ऑप्शन में 1 2 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 72। अगर आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो फिर ऑप्शन चेक कर लेना, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर मैच करे, अगर 2 ऑप्शन कोलाइड करो तो फिर आगे कंटिन्यू करिएगा, तभी टाइम बच पाएगा आपका, अदरवाइज नहीं बचेगा टाइम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 73। अब क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर अगर देखें तो इसमें क्या दे रखा है आपके पास में, ये O2 नहीं होगी, यहाँ पे Cl2 होगी, ये गलत हो गया। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है Kp2, और इसके अंदर क्या पूछा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 आपसे पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक्सप्रेशन बनाओ इसके अंदर, बाकी 2 पार्ट तो सॉलिड है, तो Kp इक्वल टू क्या होगा, Kp हो जाएगा आपका PCl2 की पावर 1/2, Kp दिया 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इधर, ये PCl2 तो वैल्यू क्या आएगी 4, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पास में है, ये स्टेटमेंट का है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है आपको कि एल्काइल हैलाइड AgNO2 से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एल्काइल नाइट्राइट बनाते हैं, नहीं
एज ए मेजर प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो ये नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास में RnO2 बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट है, तो इसमें क्या होगा AgON डबल बॉन्ड O। तो ये अभी यहाँ पर आपके पास में इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो आपके पास में अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन। तो आपके पास किसके बनने के चांस ज्यादा हुए? RnO2 के बनने के चांस ज्यादा होंगे। इस तरीके से आपके पास में, तो यहाँ पर आपके पास में RnO2 के बनने के चांस ज्यादा होंगे एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ये नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा हो गया डाइक्लोरोकार्बिन जो है वो आपके कार्बिलामाइन टेस्ट के अंदर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है, तो बिल्कुल सही है। ये आपके पास में CCl2 जो है ये डाइक्लोरोकार्बिन होती है, ये आपकी इलेक्ट्रोफाइल होती है। राइमाटिमान रिएक्शन हो गई या फिर आपके पास में कार्बिलामाइन टेस्ट हो गया इनके अंदर। तो ये वाला पार्ट सही है, मतलब सेकंड सही है, फर्स्ट वाला आपका गलत है। तो फर्स्ट आपका सेकंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 74। आगे देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके पास में ऑप्टिकल आइसोमर बताने हैं जो आपके पास में प्रोडक्ट पी होगा। हाउ मेनी एक्सपेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लो क्या है, और ये कौन सी रिएक्शन है? ये है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा Cl2 के अंदर, दोनों Cl2 के 9 मतलब 180 डिग्री पे एंटी एडिशन होगा इसके अंदर, ठीक है। और इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है क्योंकि इसमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है एज इंटरमीडिएट। तो आपके पास में ये बन जाएगा इस तरीके से, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ये आपका इथाइल डबल बॉन्ड होगा, तो 1 के ऊपर था, तो ये बॉन्ड टूट के ये 2 Cl। तो अब देखिए इसके अंदर आपके पास में जो कायरल कार्बन से कितने हैं? कायरल कार्बन आपके पास में 3, ये 3 कायरल कार्बन है। तो 2 तो यहाँ मिलेंगे RS, 2 यहाँ मिलेंगे, 2 यहाँ मिलेंगे, तो टोटल कितने बनेंगे? 6। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो फाइनल आंसर हुआ वो 6 ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन आपका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। तो क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर देखिए कार्बन S2 जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे रखा है। तो ये आपके पास में अगर देखा होगा तो ये एल्काइन के प्रिपरेशन मेथड में आता है, और ये किसके लिए यूज होता है? ये होता है इथाइन के प्रिपरेशन मेथड में। और ये आपके पास पॉलीमराइजेशन होगा। इथाइन का क्या होगा? 4 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? एनुलिन 8। क्या बनाते हैं यहाँ पे? एनुलिन 8 कौन सी होती है? ये वाली। और एनुलिन 8 का पीछे क्वेश्चन भी करवाया था मैंने रेप्लिका 4 या 3 के अंदर। तो ये एनुलिन 8 है, ये आपके पास में होनी चाहिए थी एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये कैसी होती है? टब शेप होती है, ऐसी होती है टब शेप। तो टब शेप होने की वजह से क्या हो गई? ये नॉन प्लेनर हो गई। तो नॉन प्लेनर हुआ तो ये क्या होगा आपके पास में? नॉन एरोमेटिक। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर क्या दे रखा है? ये आपके पास होगा एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो इसमें थोरिया दे रखा है, उसके साथ में क्या दे रखा है? कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है। तो इसमें क्या होगा? सिंपल सा कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा रिएक्टिव होगा वो CO2 का डोनेशन करेगा। मतलब CO2 कहाँ से रिलीज होगी? उस कार्बोक्सिलिक एसिड से जहां पे आपके पास में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अब इसमें आपके पास एसिटिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है, तो दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड से क्या जाएगी? इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इधर फिर फॉर्मिक एसिड लिख लो C, ये डबल बॉन्ड, ये आपके पास OH। तो अब क्या होगा जी? इधर से जाएगी CO2 और ये वाली H और ये OH मिलके वाटर। क्या क्या बचा? अब इधर से H बची और इधर ये बचा, दोनों को जोड़ दीजिए तो CH3 C डबल बॉन्ड OH बनेगा, मतलब एसिटाल्डिहाइड। इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर देखिए फिर मैट्रिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया आइसोमेरिज्म GOC वाले पार्ट से। तो इसके अंदर क्या आपके पास में इधर सिस टू ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन, तो एक चीज बता देता हूँ आपके पास में ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, लेकिन उसके साथ साथ जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो डायस्टीरियोमर्स भी होते हैं, ठीक है। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा? डायस्टीरियोमर, तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। ग्लूकोज गैलेक्टोज ये होते हैं एपीमर। एपीमर क्या होते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, तो उसमें किसी एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ग्लूकोज के 2 एपीमर आपको जनरली पूछे जाते हैं, तो C2 एपीमर है वो तो है मेनोज, और C4 एपीमर जो होता है वो होता है गैलेक्टोज, ठीक है। तो आपके पास में इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? एपीमर से ये दोनों। उसके बाद में और तो नाइट्रोफिनॉल थी, तो साफ साफ ही दिख रहा पोजिशनल होंगे, तो पोजिशनल होंगे तो ये तो इसमें 4 आ गया था,
और इसमें आ जाएगा आपके पास फर्स्ट, ठीक है। और एथेनॉल और ये आपके पास एल्कोहल और ईथर, तो ये क्या हो गया आपके पास में फंक्शनल वाली आइसोमरिज्म, मतलब थर्ड पार्ट इसमें। तो अब देख लीजिए सेकंड 4, मतलब बी और डी में से फिर 4, तो 4 ये रहा, तो डी आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट, ये है आपके पास में बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर, कि जिसमें डिसोसिएशन भी हो रहा है, एसोसिएशन भी हो रहा है, फिर पूछा आपसे वांट ऑफ फैक्टर। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। आपके पास परसेंटेज है तो आप AB2 के 100 मॉलिक्यूल्स मान लीजिए। अब इसमें एसोसिएशन में कुछ भी नहीं बोला है, तो आप कम से कम डाइमराइजेशन कराओगे यहाँ पे, ठीक है। तो डाइमराइजेशन का मतलब 20 मॉलिक्यूल जाके आधे मॉलिक्यूल, डाइमराइजेशन मतलब 2 मिलके 1 बनाएंगे, तो 20 मिलके कितने बनाएंगे 10, तो 10 मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये एन फाइनल्स है और ये एन इनिशियल से पार्टिकल्स। फिर आपके पास में क्या दिया कि 40 है, 40% तो डिसोसिएशन हुआ, तो कितने हैं 3 पार्टिकल्स मिलेंगे 1 से, तो 1 से 3 मिलेंगे, 40 से कितने मिलेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो 120। फिर आपके पास परसेंटेज है, तो 20 और 60 कितने हो, तो सॉरी 20 और 40 हो गए 60, तो बचे कितने 40। 40 को एजीटी जैसे कैसे रख लो। अब इनका सम कर लो, सम करोगे तो क्या मिलेगा टोटल आपके पास 170, इधर कितने 100। अब वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है फाइनल अपॉन इनिशियल, तो फाइनल हो गया 170 डिवाइडेड बाई 100, तो 1.7 इजे फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 79। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पर गौर कर सकते हो आराम से। अगला बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 80, ये कोऑर्डिनेशन से मैंने लिया है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में कई बार पूछा जाता है कि MC जो बॉन्ड लेंथ है या फिर आपके पास CO बॉन्ड लेंथ है, उसका क्या ऑर्डर होगा या बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, कि आपके पास में MCO में ये बता देता हूँ, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये C इधर अट्रैक्ट होगा, ठीक है जी। और इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये C इधर अट्रैक्ट होगा। सिंपल सा फंडा है कि एनायनिक पार्ट अगर है तो CO बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और कैटायनिक अगर पार्ट आपके पास तो उसके अंदर है जो MC बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। आपसे क्या पूछा है CO बॉन्ड लेंथ पूछा, मतलब कार्बन का किधर अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, मेटल के साथ ज्यादा होना चाहिए। मेटल के साथ कब होगा, जब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पे, फिर न्यूट्रल, फिर उसके बाद में कैटायनिक। तो आपके पास में इसमें देख लीजिए CO, तो थर्ड वाला पार्ट सबसे आगे होगा, C और D में से कोई जवाब होगा अपना, A B कट जाएगा। अब मैंने बोला कि सबसे आगे आपका कौन से बॉन्ड के लिए, CO बॉन्ड के लिए एनाइन, फिर उसके बाद में न्यूट्रल, फिर उसके बाद में कैटाइन। तो न्यूट्रल को होना फर्स्ट, तो फर्स्ट आ जाएगा, फिर आपका सेकंड, तो ऑप्शन C इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 80। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अपने पास में 81। अब 81 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, ये डेल्टा जी की फॉर्मेट बना के आपको प्लस माइनस करना है, वहां से इसका जवाब मिल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले इसका ई नोट पूछा है, तो इसमें चेंज देख लो कितने का, +7 से +4 के अंदर जा रहा है, 3 का चेंज आएगा, इसको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो आपके पास फर्स्ट है उसका बना लेते हैं -3f, ई नोट अपने को नहीं पता इसका। दूसरे का अपने पास में +7 से +2, तो कितने का डिफरेंस है 5 का, तो डेल्टा G2 अपन बना लेते हैं, ये अपने पास में बन जाएगी, नोट में है तो नोट में रखना, ये होगी -5, और एफ आई आपके पास ई नोट की वैल्यू दे रखी है 1.51 वोल्ट। और लास्ट वाले में देखो +4 से +2, तो 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे डेल्टा G नोट 3 क्या बनेगी, ये बन जाएगी -2f, वैल्यू कितनी दी है 1.23। अब देखो यहाँ से अपने को चाहिए ये वाला पार्ट, तो इन दोनों में देखो कि जो MnO4 माइनस है ये रिएक्टेंट साइड है, तो इसमें रिएक्टेंट साइड है, तो डेल्टा G2 जो होगा वो तो ऐड होगा सीधा सीधा, और इसमें MnO2G प्रोडक्ट साइड अपने पास यहाँ है, रिएक्टेंट साइड तो उल्टा करना पड़ेगा किसको, थर्ड वाले, मतलब -ΔG03, और ये किसके बराबर हो जाएगी ΔG01 की। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, इधर आएगा -3FE0, और इधर आ गया ΔG2, तो ये आ जाएगा -5F 1.51 माइनस, ठीक है। इसके बाद में आपके पास बन जाएगा, ये खुद का माइनस अलग है, इसमें आ जाएगा आपके पास 2F और 1.23। अगर इसको सोल्व करोगे आप तो आपको जवाब मिलेगा इसका ऑप्शन ए। अब मेरे को आंसर था 3-4 बार मैंने इसको सोल्व कर लिया था, इसलिए आंसर वो डायरेक्ट है, आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ तक बता दिया। अब इसमें सिर्फ क्या बची है, कैलकुलेशन बची, वो आप कर सकते हो। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 82,
फिर आ गया ये मैं अभी एपीमर वाला जो मैंने पीछे बात करी थी, गैलेक्टोज वाला पार्ट। तो C2 जो मेनोज होता है वो C2 एपीमर है और गैलेक्टोज होता है C4 एपीमर, तो ये सही है। वेलिन जो होता है वो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। एसेंशियल अमीनो एसिड याद करने की ट्रिक होती है विम टेल पाथ। टोटल आपके 10 अमीनो एसिड है, तो वेलिन विम टेल पाथ, तो वी वेलिन आपका एसेंशियल है। दूसरा आपके पास डीएनए कंटेंट मोनोसाइक्लिक प्यूरिन, ये भी मैंने पीछे बताया था कि जो प्यूरिन्स होती है वो क्या होती है आपके पास में बाइसाइक्लिक, और जो पिरामिडिन्स होती है वो क्या होती है मोनोसाइक्लिक। तो पढ़ लेते हैं क्या है। कंटेंट्स एडिनिन और ग्वाइनिन, प्यूरिन तो है लेकिन वो बाइसाइक्लिक होती है, मोनो नहीं, तो ये गलत हो गया। रेड फॉस्फोरस HI अगर ग्लूकोज से रिएक्शन कराता है तो वो क्या बताता है, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन बताता है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये भी सही हो गया, मतलब फर्स्ट फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 82। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो इसके अंदर देखिए क्या करना है, इसमें दो कंपाउंड्स आपके फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन देते हैं डायरेक्ट। अब आपको अगर पता हो तो अगर OH है NH2 है तो रिंग क्या हो जाती है, हाईली एक्टिव हो जाती है। उस केस में डायरेक्ट फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है, तो एक चीज तो ये। दूसरी, अगर आपके पास साइनाइड है, NO2 है, या फिर सल्फोनिक एसिड वगैरह है, मतलब EWG ग्रुप, पावरफुल EWG ग्रुप अगर आपके पास है, तो उस केस में भी डायरेक्ट फिडेलक्राफ्ट जो रिएक्शंस होगी पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि रिंग क्या हो जाती है, हाईली डीएक्टिव। तो अब चेक कर लो, इसमें OH है, कैंसिल आउट, इसमें भी OH है, कैंसिल आउट, यहाँ NO2 है, कैंसिल आउट। इसके बाद में देखिए तो OH NO2, तो ये तो बेसिक खत्म हो गया, तो ये तो गलत हो गया, जीरो है यहाँ पर। अगला आपके पास में देखिए कि इतर पोलर प्रोटिक, नहीं पोलर एप्रोटिक, तो दोनों ही पार्ट क्या हो गए, गलत हो गए, बोथ आर फॉल्स। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 83। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84। इसमें क्या दे रखा है आपके पास में, एसर्शन रीजन है, तो पहले पढ़ते हैं। व्हेन टोल्यूइन ट्रीटेड विद CO प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस बेंजल्डिहाइड, ये तो सही है कि CO प्लस HCl आपके पास में, लेकिन ये आगे गलत है। ये क्या दे रखा है, एटार्ड रिएक्शन, ये एटार्ड रिएक्शन नहीं है, ये गाटरमान कोच रिएक्शन है, तो इस वजह से ये तो कट गया। दूसरा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट एटार्ड, बिल्कुल सही, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है एटार्ड रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करा के क्या बनाते थे अपन, बेंजल्डिहाइड। तो आर आपका क्या हो गया, सही हो गया, तो ए फॉल्स है, आर सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 84। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 85 के अंदर क्या दे रखा है आपके पास में, ये टेम्परेचर सेम है, फिजिकल स्टेट का कन्वर्जन हो रहा है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, और इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम है तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम जैसे आएगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपके पास या तो बी होगा या फिर आपका डी होगा आंसर, ए और जी, जो सी ऑप्शन है वो तो कट गया। अब यहाँ पे देखो, इधर सॉलिड है इधर लिक्विड है, तो लिक्विड की जो एंट्रोपी चेंज होता है या एंट्रोपी होती है वो ज्यादा होती है किससे, सॉलिड से, तो इस वजह से जो डेल्टा एस होगी वो पॉजिटिव होगी। तो डेल्टा एस पॉजिटिव किसके अंदर है, डेल्टा एस पॉजिटिव आपके पास में डी में है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 85। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86। ये रिएजेंट और इधर नाम है रिएक्शंस का, तो देखिए सबसे पहले आपके पास में HCl, ये हो गई गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास में, थर्ड पार्ट आ जाएगा। फिर COS, ये लूकास रिएजेंट, तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। फिर आपके पास में CO2 KOH, ये कोल्बे रिएक्शन का पार्ट है, कोल्बे रिएक्शन क्या आ गई आपके पास, 4 आ गई, तो इसमें आपके पास में क्या मिल जाएगा, इसमें मिलेगा 4। और ये क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया, तो इसमें आ जाएगा आपके पास में सेकंड। तो मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन थर्ड फर्स्ट 4 सेकंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 87, मैट्रिक्स मैच टाइप का है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैनलिप ने क्या करा, सबसे पहले 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा था, बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम 63 एलिमेंट्स आपके पास में अवेलेबल थे या फिर वो डिस्कवर हो रखे थे, तो उन्हीं को उन्होंने क्या करा था, क्लासिफाई करा था। दूसरा, आपने मैनलिप ने क्या करा, कोज ऑफ पीरियोडिसिटी के बारे में बताया था, बिल्कुल नहीं बताया था। कोज ऑफ पीरियोडिसिटी मतलब ये जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो क्यों रिपीट हो रही है, उसका रीजन किसने दिया था, उसका रीजन दिया था हेनरी मोजले ने। तो ये आपके पास में सेकंड वाला पार्ट गलत हो गया, तो मतलब फर्स्ट सही है सेकंड गलत है, तो फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, डी जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 87 के लिए सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88। ये आपके पास सोलबिलिटी का है कॉमन आयन के लिए, KSP दे रखा है, सोलबिलिटी बतानी है 0.1 m KiO3 में। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, आप पहले इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं अपन, तो इसको जब आप CaIO3 होल ट्वाइस, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो मिलेगा Ca+2 प्लस
2IO3 माइनस, तो इसकी सॉल्युबिलिटी है, तो इसके आपके पास में 2 हो जाएगी, 2s हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको अगर डिकम्पोज करोगे तो यहाँ से आपको पास में मिलेगी डायरेक्ट, क्योंकि वो तो पूरे स्ट्रॉन्ग में जाएगा तो 0.1 एम आएगी। तो टोटल जो Ca+2 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो हो गई S, और इसकी अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा अपने को, क्यों, ये कम है। तो यहाँ पर आपके पास में IO3 माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे वो कितनी यूज करेंगे, 0.1। अब इसका KSP का एक्सप्रेशन लिख लेते तो क्या लिखेंगे, KSP इक्वल टू लिखेंगे अपन यहाँ पर Ca+2 और फिर IO3 माइनस 1 की पावर 2। तो ये कितना दिया, ये दिया 6.3 इंटू 10⁻⁷ ये रहा, और इसकी आ गई S, और इनटू ये 0.1 है तो 0.1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो स्क्वायर करोगे तो 10⁻², तो 10⁻² ये कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो गया 5। तो जवाब क्या होगा, सोलिबिलिटी कितनी आएगी 6.3 इंटू 10⁻⁵, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर क्या दे रखा है आपके पास, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैकेनिज्म दे रखी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आए तो आप ये देखना स्लो स्टेप या आरडीएस ढूंढना, क्योंकि जो रेट लो होता है वो डिटरमाइन, या किसी भी रिएक्शन की जो रेट वगैरह होती है, रेट लो इक्वेशन होती है, वो डिटरमाइन होती है आरडीएस या फिर स्लो स्टेप से। ठीक है, तो इसके अंदर जो देखो स्लो स्टेप दे रखी है सेकंड, लेकिन इसमें एक ये चीज होगी कि इंटरमीडिएट है, और रेट लो इक्वेशन में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आएगा। अगर इंटरमीडिएट आ गया तो उसको क्या करना पड़ता है, आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है किसी दूसरी स्टेप में लिख लिखा के। तो देखते हैं आप, सबसे पहले कॉमन जो आया इसका वो आ गया K डैश, और यहाँ से बन जाएगा O3 की पावर 1 और नेसेंट ऑक्सीजन की पावर 1। ठीक है, अब ऊपर वाली स्टेप में नेसेंट ऑक्सीजन, तो इसका क्या लिख लेंगे अपन, K इक्विलिब्रियम। तो K इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होगा, ये आपका प्रोडक्ट साइड है, नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट साइड, O3 आपका रिएक्टेंट, तो नीचे आ जाएगी। अब अपने को इस यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, तो फाइनल जो आपके पास मिलेगा जैसे पुट करोगे तो O3 ऊपर जाएगा, तो O3 ऊपर इधर भी है तो O3 की पावर तो 2 होगी, ऑक्सीजन जाएगा डिनोमीटर में तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो रेट लो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, O3 की पावर तो आपके पास में 2 और O2 की पावर जो होगी वो होगी -1। तो चेक कर लीजिए कौन सा है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 89। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 एंड फाइनल क्वेश्चन की, रेप्लिका 5 का। इसमें क्या दे रखा है आपको, रिएक्टिविटी बतानी है, एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन अगर आपको ध्यान हो तो SN2 मैकेनिज्म, तो जो कार्बन्स का नंबर बढ़ेगा एसिड के अंदर तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब देखिए इसके अंदर फॉर्मिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, एसिडिक, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, फॉर्मिक, क्योंकि एक कार्बन है, फिर एसिडिक एसिड हो जाएगा, फिर प्रोपेनोइक। तो बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 90। तो इस तरीके से रेप्लिका 5 आपकी कंप्लीट हुई। रेप्लिका 5 का वीडियो आपको आज मिल जाएगा, और एक दिन बाद में मतलब नेक्स्ट डे अगले दिन ही आपको रेप्लिका 6 मिल जाएगी। रेप्लिका 6 में भी वही 45 क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपके पास में किस पोर्शन के वीडियो, क्योंकि 2 या 3 दिन मेरे पास और बचेंगे अभी, तो उसमें उस पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करे जा सकते हैं। रेप्लिका नहीं मिलेगी, रेप्लिका 6 लास्ट होगी आपके। और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।